नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया 5000 वाले ऑब्जेक्टिव बुक से सेट नंबर 85 85 नंबर सेट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया। तो ये ग्रहण किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें यूएसए अमेरिका से और क्या क्या ले गए, तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। ये तो बहुत बार आता है, वित्तीय आपात, ये अमेरिका के संविधान से ले गए। बात करें कनाडा की, तो संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन। बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध और संयुक्त अधिवेशन, व्यापार वाणिज्य, यही तो आता है एग्जाम में, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। ब्रिटेन की बात करें तो ज़्यादातर ब्रिटेन से संसनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक, ये लिए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो अनुच्छेद 80(3) के तहत उसे मनोनीत करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा की बात आई, राज्यसभा, तो राज्यसभा की संरचना की चर्चा अनुच्छेद 80 में है। किसमें है? 80 में है। अनुच्छेद 80 में यह वर्णित है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी अधिकतम 250 हो सकता है। वहीं इसकी राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है कितना? 245 है। 245 है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने? 12 सदस्य करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रपति किस वीटो के तहत किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेजता है? तो ये वीटो होता है निलंबनकारी वीटो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलंबनकारी वीटो। अच्छा, समझते हैं ये जो वीटो होते हैं, 4 प्रकार के जो वीटो होते हैं उसे हम लोग समझते हैं। अत्यंतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अच्छा, निलंबनकारी वीटो तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है। वहीं बात करें अत्यंतिक वीटो, तो ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दे, तो यह अत्यंतिक वीटो। वहीं बात करें पॉकेट वीटो, तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा विधेयक पर स्वीकृति या अस्वीकृति देने के बजाय, इसमें स्वीकृति देने या नहीं देने के बजाय वह अपने पास क्या करता है? पड़े रहने देता है। 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम पर राष्ट्रपति जो थे उसमें ज्ञानी जेल सिंह, उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। किस वीटो का? तो पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से 6 कर दिया गया? तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग जानते हैं 44वां संविधान संशोधन इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर होता था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। वहीं बात करें प्रथम संविधान संशोधन, तो ये 1951 में ही हो गया था। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को सीमित कर भूमि सुधारों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। बात करें 24वां संविधान संशोधन, तो 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। कब? 1971 में। राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति के लिए बाध्य होगा। वहीं बात करें 42वां, तो हम लोग जानते हैं इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। वहीं इस जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए अनुच्छेद 51 का क में, अनुच्छेद 51 का
कौम है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हताएं शामिल नहीं है? वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका, बिल्कुल ये शामिल अर्हताएं होती है। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ये भी सही है। कम से कम 50 प्रस्तावक हो, ये भी सही है। कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये गलत है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। और क्या है, चुनाव के समय वह लाभ का पद धारण नहीं करता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। और राष्ट्रपति की योग्यता की बात करें तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में है। किसमें है? 58 में है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार लोकपाल विधेयक संसद में लाया गया? तो ये लाया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1968 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1968 ईस्वी में लाया गया था। अच्छा, प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व, बिल्कुल ये विशेषता होती है। दोहरी सदस्यता, ये भी होती है। निचले सदन का विघटन ना होना, यही नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी संसदीय विपक्ष भी होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वरीयता क्रम ऊपर है? तो देख लेते हैं इसमें वरीयता क्रम किसका ऊपर है। तो इसमें जो है ऑप्शन में प्रधानमंत्री का ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आते हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति। कौन आते हैं? प्रेसिडेंट आते हैं। सेकेंड नंबर की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं। थर्ड नंबर की बात करें तो कौन आते हैं? पीएम आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। वहीं इसके बाद बात करें चौथे नंबर पर, तो अपने अपने राज्यों में राज्यपाल आते हैं। कौन आते हैं? राज्यपाल आते हैं। वहीं बात करें पाँचवें में तो पूर्व राष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आते हैं। वहीं बात करें 5A की बात करें, 5A में तो ये आते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री किस में आते हैं? 5 का ए में। वहीं छठे नंबर पे आते हैं कौन? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये छठे पे आते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष 7वें की बात करें तो संघ के कैबिनेट मंत्री और अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये 7वें पे आते हैं। वहीं 7A की बात करें तो 7A इसमें आते हैं भारत रत्न से अलंकृत व्यक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था? तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था, तो कौन था? तो भारत के 2 भागों में विभाजित किया जाएगा, यही था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की गणना किस आधार पे की जाती है? तो इसकी गणना जो है किस आधार पे की जाती है? तो देख लेते हैं। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा बिल्कुल सही, साक्षरता दर इस पर, और प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के से, और भारत के अमर्त्य सेन तथा उसके सहयोगी ने किया। मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? तो बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन। कहाँ है? गेबोरोन। प्रश्न है, बोत्सवाना की राजधानी कहाँ है? तो ये राजधानी इसकी है गेबोरोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ है? गेबोरोन है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो पूला। यहाँ की बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? पूला। वहीं बात करें मोनरोविया, ये किसकी राजधानी है? तो मोनरोविया यह लाइबेरिया की राजधानी। किसकी राजधानी है? लाइबेरिया की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। क्या है? डॉलर जो है यहाँ की मुद्रा है। वहीं बात करें दक्षिण अफ्रीकाई देश की बात करें तो अंगोला की राजधानी कहाँ है? लुआंडा। कहाँ है? लुआंडा इसकी राजधानी हो। यहाँ का जो मुद्रा है वह है क्वांजा। क्या है? क्वांजा। वहीं बात करें मॉरिशस, इसकी राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी अल्जीरियस। कहाँ है? अल्जीरियस इसकी राजधानी है, अल्जीरियस। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दिनार। क्या है? दिनार है। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा भू आवेशित देश नहीं है, यानी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो ये ऑप्शन के अनुसार इसमें जो है कौन नहीं होगा, तो नामीबिया नहीं होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैप में देखते हैं सारे देश। तो लैंडलॉक कंट्री कौन नहीं है की बात था, तो पहला ऑप्शन है स्लोवाकिया, तो ये पोलैंड वाला क्षेत्र ये यहाँ सेंटर में है। उसके बाद मंगोलिया, तो मंगोलिया ये दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है मंगोलिया। पहला है कजाकिस्तान, उस या दूसरा है ये मंगोलिया। उसके बाद ऑप्शन में मंगोलिया के बाद है स्वाजीलैंड, तो स्वाजीलैंड का अभी नाम चेंज हो गया, इस्तवातिनी इसका नाम हो गया। तो ये यहाँ पे जूम कर देते हैं, ये यहाँ पे इस्तवा ये वाला क्षेत्र ये है, यही है इस्तावतिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड कहा जाता था। ये भी लैंडलॉक कंट्री नहीं, ये बीच में है, ये वाला देख रहे हैं, ये बीच में है। और उसके बाद नामीबिया, तो ये ही जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, नामीबिया आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है नामीबिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। निम्न प्रमुख द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो इसका सही क्रम है न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर और सुमात्रा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मैप में देख लेते हैं, फिर हम लोग कभी ना भूलें। जो है प्रमुख 10 जो है द्वीप, प्रमुख 10 द्वीप देखते हैं। चलिए तो इसमें प्रमुख द्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा ऑप्शन में तो है नहीं, सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। उसके बाद नंबर आता है न्यू गिनी का, तो ऑप्शन में न्यू गिनी है। उसके बाद आता है बोर्नियो द्वीप, जहाँ पे आप लोग जान रहे हैं इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट हो गई है, कहा बोर्नियो द्वीप पर। बोर्नियो द्वीप के बाद आता है मेडागास्कर। कौन सा आता है? मेडागास्कर। मेडागास्कर के बाद आता है ये बेफिन द्वीप। कौन सा? बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप ऑप्शन में नहीं था, तो इसके बाद बेफिन के बाद आता है सुमात्रा द्वीप। ये वो सुमात्रा द्वीप। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। ये भी इंडोनेशिया के क्षेत्र में पड़ता है, सुमात्रा द्वीप। और इसके बाद की बात करें तो जापान का होन्शु द्वीप, जिसपे जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान का होन्शु द्वीप आता है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है सेबराई की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण भारत की पहाड़ियों को हम लोग देख लेते हैं मैप में। तो हम लोग को देखना था सेबराई की जो पहाड़ियाँ हैं, तो वो ये वाले इलाके में सेबराई की पहाड़ियाँ हैं, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। कहाँ? तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है। वहीं बात करें अन्नामलाई, तो ये भी केरल और तमिलनाडु तक इसका विस्तृत है। कहाँ? अन्नामलाई, ये अन्नामलाई। और नीलगिरी, तो हम लोग जानते हैं पश्चिमी और पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन यही कहाँ होता है? नीलगिरी। कहाँ होता है? नीलगिरी पहाड़ी के पास। कहाँ? नीलगिरी पहाड़ी के पास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो पालघाट दर्रा यह स्थित है केरल और तमिलनाडु के बीच। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल और तमिलनाडु के बीच है। अच्छा, पालघाट दर्रा यहाँ जो है कोयम्बटूर से कोचीन जाने का संपर्क मार्ग है, यानी कोचीन, यह केरल में है। कोचीन से कोयम्बटूर, कोचीन से कोयम्बटूर जाने का मार्ग है पालघाट दर्रा। वहीं बात करें थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा की बात करें तो यह महाराष्ट्र में। कौन? थालघाट दर्रा। यहाँ जो है नासिक से मुंबई जाने का मार्ग है, नासिक से मुंबई जाने का मार्ग। वहीं भोरघाट दर्रा ये कहाँ है? तो यह यहाँ जो है मुंबई से पुणे जाने का रास्ता है, मुंबई से पुणे जाने का, फिर वहाँ से बेलगांव और चेन्नई जाने का रास्ता है। वहीं बात करें सेनकोटा दर्रा, यहाँ यह जो है तमिलनाडु और केरल के मध्य अवस्थित है। यह तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का संपर्क मार्ग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिहार के निम्न जिलों में कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित नहीं है? यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय या किसी देश से उसकी सीमा नहीं लगती है, तो आंसर हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया हो जाएगा। चलिए मैप में देखते हैं बिहार के जो 7 जिले हैं वह नेपाल से सीमा साझा करते हैं, वे है कौन कौन? देखना है हम लोग को कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो बिहार की जो सीमा है वह केवल नेपाल से लगती है। किस देश से लगती है? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो नेपाल से लगती है। तो सबसे शुरू, अगर सबसे पश्चिम में बात की जाए तो ये वेस्ट बंगाल यानी वेस्ट चंपारण यानी बेतिया, उसके बाद ईस्ट चंपारण यानी मोतिहारी, उसके बाद ये सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, और ये हो जाएगा सुपौल, उसके बाद अररिया और किशनगंज। ये 7 जो जिले हैं ये जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कितने जिले? 7 जिले। पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया,
तो ये नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये जो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। चलिए, प्रश्न है चाय की खेती हेतु निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होता है लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। वहीं गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। इसमें उर्वरा शक्ति कम होती है लेकिन निचले भाग में खेती की जा सकती है। वहीं सफ़ेद लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें इसकी उर्वरा शक्ति सबसे कम होती है। इसमें और ये किसके कारण था? केओलिन के कारण। केओलिन के कारण इसका रंग जो है सफ़ेद होता है, केओलिन के कारण। वहीं लाल रंग किसके कारण? तो फेरस ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लेटराइट मिट्टी में क्या क्या? तो चाय, इलायची, काजू आदि की खेती की जाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है अनुपमन झील। अनुपमन झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है किस जिले में? कैमूर जिले में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिले में। वहीं बात करें बेगूसराय में है कांवर झील। कौन सा झील है? कांवर झील है। वहीं मोती झील की बात करें, मोती झील ये मोतिहारी में। कहाँ है? मोतिहारी में है मोती झील। वहीं बात करें नागी नकटी, नागी और नकटी ये दोनों कहाँ हैं? ये हैं बिहार के जमुई में है। कहाँ है? जमुई जिले में। कहाँ? जमुई जिले में। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में स्थित है। वहीं बात करें कुछ प्रमुख जलप्रपात बात करें तो ये जो हुंडरू जलप्रपात है यह है किस नदी पर? यह है स्वर्ण रेखा नदी पर। स्वर्ण रेखा नदी पे इसकी कुल ऊंचाई है 74 मीटर। कितना है? 74 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। यह वराही नदी पर है। किस नदी पर है? वराही नदी पर है। और ये है कहाँ? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में है। वहीं बात करें कुछ और तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे। बिहार जलप्रपात एग्जाम में इसी में फंसाने वाला आता है, बिहार जलप्रपात। ये बिहार में नहीं, यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। और बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है। किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। वहीं शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में तमिलनाडु में है। और धुआंधार जलप्रपात यह नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में है। वहीं जोग या गरसोप्पा जलप्रपात या शरावती नदी कर्नाटक में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो एडविन हबल इनका जो नाम है वह किससे जुड़ा है? तो इनका नाम जुड़ा है बिग बैंग थ्योरी से, बिग बैंग सिद्धांत से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सुलेमित युग की पहचान करें। ऋग्वेद यह कर्ता को उद्गाता, बिल्कुल गलत। यजुर्वेद का होत्रा होता, ये भी गलत, होत्री होता है। सामवेद का अथर्ववेद, ये भी गलत। अथर्ववेद का ब्रह्मा, ये सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले यानी पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री कर लीजिए, इसे होत्री कहा जाता है। वहीं यजुर्वेद पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। सामवेद पढ़ने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और अथर्ववेद पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। अच्छा, इससे संबंधित उपनिषद भी आ जाते हैं। तो ऋग्वेद का उपनिषद ऐतरेय और कोशितकी, ऐतरेय और कोशितकी ऋग्वेद के। यजुर्वेद के ब्रह्म उपनिषद का है कंठोपनिषद और ईशोपनिषद और मैत्रायणी। वहीं सामवेद के जो उपनिषद है वह छांदोग और जैमिनी। और अथर्ववेद के जो उपनिषद है वह मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में जो हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके पहले सत्याग्रही थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जबकि हम लोग जानते हैं भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को शुरू किसने किया था? गांधी जी ने किया था। इसके प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे थे। वहीं द्वितीय सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। चलिए अगला प्रश्न है अब हमें खुलेआम बगावत कर देश को विदेशी शासन से मुक्त करना है और साथियों मैं आपका और
अपने सभी देशवासी भाइयों एवं बहनों को इसमें शामिल होने के लिए आह्वान करता हूँ। निम्न में से यह किसने घोषणा किया था? तो यह कथन किसका था? तो यह कथन किसका था? ये था सुभाष चंद्र बोस जी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी का। चलिए, प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये लखनऊ में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में इसका पहला सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद। कौन थे? स्वामी सहजानंद इसके जो है अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? तो महासचिव की बात करें तो महासचिव थे एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो है महासचिव थे। एन.जी. रंगा की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के ये प्रमुख नेता थे। चलिए, अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह करने वाले कहलाते थे। तो मौर्य काल में राजस्व संग्रह करने वाले ये क्या कहलाते थे? तो ये समाहर्ता कहलाते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहलाते थे? समाहर्ता कहलाते थे। अच्छा, कुछ और जान लेते हैं। उद्योग मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उद्योग मंत्री को कहा जाता था कर्मांतिक। क्या कहा जाता था? कर्मांतिक कहा जाता था। अंतपाल जो होता था, अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सीमावर्ती दुर्गों का यानी किलों का ये रक्षक होता था। वहीं बात करें संधिता, तो संधिता यह राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। वहीं बात करें व्यवहारिक, तो व्यवहारिक जो होता था, व्यवहारिक ये होता था नगर का प्रमुख न्यायाधीश। नगर का प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक कहा जाता था। चलिए, प्रश्न है, हरदयाल, बाबा हरिनाम सिंह टुंडी लाट, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरुदत्त सिंह जुड़े थे, ये किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये सारे लोग जो है ये जुड़े थे गदर आंदोलन से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर आंदोलन। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना किया था। सोहन सिंह भाकना जो थे, सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। वहीं इस सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष थे तथा लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री थे। तथा काशीराम जो थे, काशीराम यह जो है क्या थे? कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका जो साप्ताहिक था का पहला अंक प्रकाशित किया गया था उर्दू भाषा में। और फिर यही पत्रिका बाद में जो है गुरुमुखी भाषा में भी छपने लगा था। चलिए, अगला प्रश्न बी राघवाचारी द्वारा निम्न में से कौन सा संगठन स्थापित किया गया? तो बी राघवाचारी उन्होंने कौन सा संगठन की स्थापना किया था? तो इन्होंने किया था किसकी स्थापना? तो मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें इंडियन लीग, तो इसकी स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था 1875 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसने किया था? महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम बार मजदूर आंदोलन को समर्थन कब दिया गया? तो ये अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ कब था? तो ये 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में ये गुजरात में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में। वहीं इसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन। क्या हुआ था? खेड़ा आंदोलन, जिसके दौरान गांधी जी ने कर नहीं आंदोलन चलाया था। वहीं बात करें 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया था। वहीं बात करें 1918 ईस्वी में, तो 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। किसने किया था? गांधी जी ने किया था। चलिए, अगला, द ग्रीन पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो द ग्रीन पैम्पलेट ये प्रकाशित किया था गांधी जी के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम में
लड़कियों की विवाह की उम्र सीमा रखी गई। तो लड़कियों की विवाह की जो उम्र की सीमा रखी गई थी कितना, तो शारदा एक्टिवेस 14 वर्ष रखा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष रखा गया था। वहीं लड़कों का उम्र 18 वर्ष रखा गया था। लड़कों का कितना रखा गया था, 18 वर्ष। और ये किसके समय पारित हुआ था, तो इरविन के समय पारित हुआ था। इरविन के समय पारित हुआ था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। वहीं बात करें इससे पहले 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लैंसडाउन के समय में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखा गया था। कितना रखा गया था, 12 वर्ष रखा गया था। वहीं ये जो लैंसडाउन के समय में हुआ था, वहीं नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ था, अंतर्जातीय विवाह से संबंधित था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में यह पारित हुआ था, विधवा विवाह की अनुमति दिया गया था। दास प्रथा पर रोक लगाया था एलन ब्रो ने 1843 ईस्वी में। वहीं सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन धमनी के बारे में सत्य है, तो धमनी के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। शुद्ध रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है धमनी, बिल्कुल सही। धमनी की दीवार मोटी एवं लचीली होती है, ये भी सही है। धमनी की दीवार पर रक्तचाप अधिक होता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ये सारे धमनी के बारे में सही है। धमनी जो है शुद्ध रक्त को जो है हृदय से कहाँ ले जाता है, सारे पार्ट में ले जाता है। वहीं सीरा जो है, सीरा की बात करें तो वह अशुद्ध रक्त को कहाँ लाता है, हृदय में पहुँचाता है। चलिए प्रश्न, डर्मेटाइटिस नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये B3 के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B3 का जो रासायनिक नाम है यह भी पूछ लिया जाता है। नियासिन इसका जो है रासायनिक नाम है, क्या है, नियासिन। B1 की बात करें थायमिन इसका रासायनिक नाम है, थायमिन। इसके कमी से बेरी नामक बीमारी होती है। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है और इसके कारण त्वचा का फटना और आँखों का रंग जो है लाल होना, इसी के कारण। B5 की बात करें तब पेंटोथेनिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल, बाल सफ़ेद होना और बुद्धिमंद होना इसी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किस नियम से जानी जाती है, तो ये फ्लेमिंग के बामहस्त नियम से जानी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के जो नियम है इसके अनुसार यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता हो, यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा हो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी, और मध्यमा जो है बीच वाला जो उंगली है वह जो है प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त करता हो, तो कह रहा अंगूठा जो होगा वह किसकी दिशा बताएगा, तो वह बल की दिशा बताएगा। यही कहना है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भार का मात्रक होता है, तो भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए भार की बात करें तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। यह बल पृथ्वी के गुरुत्वीय जो त्वरण होता है जी तथा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जी और एम पर निर्भर करता है। ऐसे इस प्रकार भी व्यक्त करते भार यानी W वेट बराबर मास इंटू जी गुरुत्वीय त्वरण, मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, और इसका SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। चलिए प्रश्न है, RNA और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है, तो साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन। इसकी खोज मिलर ने किया था, किसने किया था, मिलर ने किया था 1955 ईस्वी में, 1955। और इसका नामांकन लिथाम ने किया था, लिथाम ने इसका नामांकन किया था। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यह RNA और प्रोटीन बनाने में भी सहायक होता है। यह बोने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें जिबरेलिन हार्मोन, तो इसकी खोज किया था कुरोसावा ने, किसने किया था, कुरोसावा ने। यह बोने पौधे को लंबा करता है, यह फूल बनाने में भी मदद करता है, यह जो है पौधों को क्या करता है, लंबा करता है। वहीं ऑक्सीन की बात करें तो यह पौधों का विकास करता है, यानी पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन, ऑक्सीन हार्मोन। इसका खोज डार्विन ने किया था, किसने किया था, डार्विन ने किया था। वहीं एथिलीन की बात करें तो यह एक ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका खोज बर्क ने किया था। यह फल को पकाने तथा मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। चलिए
देखते हैं। अच्छा भाई, फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरिजेंस होता है। कौन सा होता है? फ्लोरिजेंस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? तो ये ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में नहीं पाया जाता है? ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। चलिए, ग्रेफाइट जानते हैं हम लोग, यह कार्बन का अप्रूप होता है। यह कार्बन का अप्रूप होता है और इसका उपयोग जो है स्नेहक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? स्नेहक के रूप में किया जाता है। प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व बीटा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो बीटा किरण जो है या जो है किससे उत्सर्जित होते हैं? तो नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे उत्सर्जित होते हैं? नाभिक से उत्सर्जित होते हैं। वहीं बात करें, अगर किसी नाभिक से एक बीटा किरण निकलता है तो उसकी परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है। परमाणु संख्या में जो है 1 इकाई की वृद्धि होती है और द्रव्यमान संख्या में कोई प्रभाव नहीं होता है। जबकि वहीं बात करें अल्फा किरण, अगर अल्फा किरण निकलता है तो परमाणु संख्या में 2 इकाई की वृद्धि और द्रव्यमान संख्या में क्या होती है? 4 इकाई की कमी हो जाती है। 4 इकाई की कमी हो जाती है। वही बात करें अल्फा की बात करें तो यह जो है धनात्मक होता है। इसकी आवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक होता है। और बीटा की बात करें तो यह ऋणात्मक होता है और गामा उदासीन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उसका जो है धात्विक गुण क्या होगा? तो उसका धात्विक गुण घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जान लेते हैं कि आवर्त सारणी में अगर हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या क्या उसका घटता है? परमाणु का आकार क्या होगा? परमाणु का आकार घटेगा। वहीं बात करें विद्युत धनात्मकता ये भी घटेगा। बढ़ेगा क्या क्या? तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता ये भी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी बढ़ेगा। वहीं ऊपर से नीचे जस्ट उल्टा, परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, विद्युत धनात्मकता बढ़ जाएगा और ये आयनन ऊर्जा जो है घटेगा और वहीं विद्युत ऋणात्मकता भी घटेगा और इलेक्ट्रॉन प्रीति भी घटेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत संयोजक बंधन बनता है। यह विपरीत आवेशित आयनों के बीच बनता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह बंध का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? विद्युत संयोजक बंधन। जैसे NaCl की बात करें तो NaCl तो ये जब टूटता है, जब इसे तोड़ते हैं तो Na पर ये क्या होता है? प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो ये किसके बीच होता है? तो यह जो है विपरीत आवेशित आयनों के बीच होता है। वहीं बात करें रासायनिक बंधन, तो रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: विद्युत संयोजी बंधन, सह संयोजी बंधन और उप सह संयोजी बंधन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल का स्वाद जो होता है वह खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। और यह अम्ल का जो जलीय विलन होता है वह नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अच्छा, अम्ल से क्वेश्चन आते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिक्रिया का वेग यह जो है अभिक्रिया के अनुक्ता पर निर्भर नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिकर्मक के सांद्रण पर निर्भर करता है, उसके ताप पर निर्भर करता है, अभिक्रिया के संक्रियन ऊर्जा पर भी निर्भर करता है, अभिक्रिया के अनुक्ता पर निर्भर नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्यों में बौनापन किसके स्राव के कारण होता है? तो मनुष्यों में बौनापन ये किसके कारण होता है? तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थायरोक्सिन हार्मोन के
कारण होता है। चलिए अगला, और ये थायरोक्सिन हार्मोन, इसका स्रावन पीयूष ग्रंथि से होता है। किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका कम स्रावन होगा तो जो है वह मनुष्य क्या होगा? बौनापन होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैसे अंग जो उद्भव के दृष्टिकोण से एक दूसरे से भिन्न होते हैं परंतु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो असमजात अंग कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वही बात करें समजात अंग, तो समजात अंग क्या होता है? तो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु उसकी मूल संरचना क्या होती है? समान होती है। मूल संरचना उसकी समान होती है, कहलाता है समजात अंग। जैसे सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। वहीं बात करें अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग ये क्या होता है? तो ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्व विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इसका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इसका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कर्ण पल्लव, यानी ये कान का जो ऊपर वाला हिस्सा है, त्वचा के बाल, ये सारे अवशेषी अंग कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये तीनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो रोग है वह लैंगिक जनन से संचारित हो सकता है, यानी एक दूसरे के शरीर में फैल सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भीमा किसकी सहायक नदी है? तो भीमा की बात करें तो भीमा यह किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। बहुत बार हम लोगों ने रिवाइज भी किया है। कृष्णा की सहायक नदी की बात करें तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा, ये सारी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से हुआ और ये गिरती कहाँ कृष्णा? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो कुल 1400 किलोमीटर, मान लीजिए 1400 किलोमीटर के आसपास इसकी कुल लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द फुटबॉल खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित कौन सा शब्द है? देख लेते हैं। सेंटर, स्ट्राइकर और ट्राई ब्रेकर, ये तीनों जो है फुटबॉल से संबंधित शब्दावलियाँ हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल, इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड। माना जाता है कि इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। पहला विश्व, वही बात करें 1857 ईस्वी में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन किया गया। वहीं बात करें भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब था डलहौजी क्लब। कौन था? डलहौजी क्लब। वहीं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, जिसकी स्थापना यानी फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में उस समय था। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं मोरारजी देसाई, तो इसका जो समाधि स्थल है वह कहलाता है अभय घाट। क्या? अभय घाट। वहीं चौधरी चरण सिंह, इसका जो समाधि स्थल है वह कहलाता है किसान घाट। क्या? किसान घाट। और राजीव गांधी, तो इनका जो समाधि स्थल है उसे वीर भूमि कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी है? तो एस्किमो ये कहाँ के खानाबदोश शिकारी होते हैं? तो एस्किमो की बात करें तो ये जो है ग्रीनलैंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ? ग्रीनलैंड और कनाडा वाला क्षेत्र। ग्रीनलैंड और कनाडा वाले क्षेत्र में एस्किमो जनजातियाँ पाई जाती है। वहीं बात करें माओरी जनजाति, ये न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? न्यूजीलैंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं बात करें लैप्स जनजाति, तो लैप्स जनजाति या यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। यूरोप के टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। वहीं मसाई जनजाति बहुत बार एग्जाम में आया है, या पूर्वी अफ्रीका में। मसाई जनजाति
पूर्वी अफ्रीका में। पिग्मी जनजाति यह जो है अफ्रीका के जायरे कांगो बेसिन क्षेत्र में पाया जाता है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका, बद्दा जनजाति श्रीलंका, शेमांग जनजाति मलेशिया और बद्दू जनजाति अरब क्षेत्र में पाए जाते हैं। कज्जाक जनजाति मध्य एशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है फ्यूजीयामा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो फ्यूजीयामा ज्वालामुखी यह किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है जापान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस में स्थित है, जापान में स्थित है। अच्छा, कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हम लोग जान लेते हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी यह कहाँ है, इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इटली पर सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसे ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहा जाता है। वहीं बात करें फ्यूजीयामा जो ज्वालामुखी है यह कैसी ज्वालामुखी है, तो जापान का यह सुसुप्त ज्वालामुखी है। वहीं बात करें एकांकगुआ ज्वालामुखी, यह चिली अर्जेंटीना के मध्य एक शांत ज्वालामुखी है जो एंडीज की सर्वोच्च चोटी पर स्थित है। वहीं बात करें अमेरिका के जो हवाई द्वीप है उस पर कौन सा ज्वालामुखी है, तो मोनोलोवा ज्वालामुखी। कौन सा, मोनोलोवा ज्वालामुखी है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ज्वालामुखी स्थित है, वह है माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। वही माउंट किलिमंजारो यह किस देश में है, तो यह तंजानिया में है। कहाँ है, तंजानिया में है। क्वेश्चन आता है कि किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये था दोस्तों एड्यूटेरिया की तरफ से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो दरोगा हो यानी जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।